अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर को रिवाइज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इंटरनल एनर्जी को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या एनर्जी की कोई दूसरी फॉर्म भी जो होगी, कोई और फॉर्म होगी, उसको भी हमें क्या कर देना, सबका जो सम होगा ना, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स है, 2 है 3 है 4 है, जितनी भी फॉर्म्स है, उन सब फॉर्म्स के सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स है ना, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, सारी एनर्जी के सम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, यानी कि सम ऑफ all kinds of energy, ठीक है, of a body is called internal energy। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद हमने डेफिनेशन में हमने 2 एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कि एक बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल, फिर हमने इसकी डिपेंडेंस की थी इंटरनल एनर्जी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है। तो बच्चा हमने बेसिकली 3 फैक्टर्स पढ़े थे इसकी डिपेंडेंस के। पहला फैक्टर क्या था कि जो इंटरनल एनर्जी है ये मैस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मैस ज्यादा होगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा स्टोर होगी। ठीक है बच्चों, और अगर किसी बॉडी का मैस कम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने स्टडी किया था कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। कि किसी बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जब वो मूव करते हैं, जब उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। हमने फार्मूला भी लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो वेलोसिटी के साथ है। ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, मैस पे भी डिपेंड करती है कि जो बॉडी मूव कर रही है उसका कुछ ना कुछ मैस भी होना चाहिए। मैस पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हमारे पास टोटल 0 होगी। मैस का भी होना जरूरी है और बॉडी का मूव करना, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी का होना भी जरूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडीज। एटम्स के मूव करने की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को हमने स्टडी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, जो फोर्स होती है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, इंटर यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज के सम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसको हमने डिटेल में रिवाइज भी कर लिया। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बच्चे हम डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है।
इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हीट होती है उसको हम डिनोट किससे करते हैं। इससे क्योंकि इससे पिछले जो टॉपिक है वो स्मार्ट से इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हीट के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे। तो सिंबल फॉर हीट वो क्या होगा, सिंबल फॉर हीट। तो बच्चों हम हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो Q इज द सिंबल फॉर हीट, ठीक है। जहां पे Q लिखा होगा मींस हमें हीट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंबल हमने कौन सा यूज करना है हीट के लिए, Q सिंबल हमने यूज करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हमें पता है कि जब किसी बॉडी को हीटअप किया जाता है या उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है मींस। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, या अमाउंट ऑफ हीट को ज्यादा करेंगे, हीट को इंक्रीज करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा मींस। जो चेंज इन हीट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम हीट को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर हम हीट को कम कर दें तो मींस को हीट की वैल्यू को हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो डेफिनेटली टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो हीट का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मींस टेम्परेचर is directly proportional to the amount of heat provided। जो हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, वो उसमें जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे हम हीट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए सिर्फ ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये सिर्फ टेम्परेचर पे ही नहीं डिपेंड करती, बल्कि एक और फैक्टर है, वो फैक्टर कौन सा, मैस। ये मैस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और दूसरा फैक्टर कौन सा है, मैस का फैक्टर है। अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन मैस। मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट आल्सो depends upon depends upon mass। तो बच्चों जो हीट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड करती है। तो इसका क्या रिलेशन है, मींस जो मैस है वो भी क्या है, इसके हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है डेल्टा क्यू वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के। इसको मैं फिजिकल एग्जांपल ऐसे से दूंगा कि आप एक बर्तन में क्या करें, फॉर एग्जांपल इसमें कितना वाटर है, 2 लीटर, एक बर्तन में आप 2 लीटर पानी भर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और एक और बर्तन लें, इसमें आप कितना वाटर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें कितना है, 5 लीटर, ठीक है। एक बर्तन में 2 लीटर पानी है और दूसरे बर्तन में 5 लीटर पानी है। अब इनको आप क्या करें, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, ठीक है। इसको भी जितनी हीट इसको आपने देनी है उतनी ही इसको आपने हीट देनी है, ठीक है। तो जो स्टीम बनेगी यानी जो भाप बनती है टेम्परेचर की वजह से, वो 2 लीटर वाले पानी की ज्यादा होगी या 5 लीटर वाले पानी की ज्यादा होगी, किसकी होगी, डेफिनेटली
5 लीटर वाले पानी की ज्यादा होगी, मींस उसमें से जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज्यादा निकल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैस। अगर किसी बॉडी का मैस ज्यादा है तो उसमें से वो हीट रिलीज भी ज्यादा करेगी और हीट एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगी। अब देखिए, एक बर्तन में 2 लीटर पानी है, दूसरे बर्तन में 5 लीटर पानी है। अब 2 लीटर पानी को गर्म करना इजी है या 5 लीटर पानी को गर्म करना इजी है? मींस 2 लीटर, जिस बर्तन में 2 लीटर पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा बनिस्बत जिस बर्तन में 5 लीटर पानी है। 5 लीटर वाला जो पानी है इसका मैस क्या है, ज्यादा है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट भी क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बच्चों, 2 लीटर वाला पानी हीट कम एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इसका जो मैस है वो क्या है, कम है, और जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के। तो जब मैस कम है तो इसको गर्म करने के लिए हीट भी क्या होगी, कम दरकार होगी। 5 लीटर वाले का मैस क्या है, ज्यादा है, तो इसको गर्म करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है बच्चों, तो 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, मींस कि जो हीट है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। तो इसको हम एक सिंगल इक्वेशन में लिख लेते हैं, दोनों फैक्टर्स को हम एक सिंगल इक्वेशन में लिखते हैं। तो बच्चों आप इसको एक सिंगल इक्वेशन लिखते हैं, मींस जो अमाउंट ऑफ हीट है, चेंज इन हीट है। ठीक है, चेंज इन हीट क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ हीट बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हीट भी चेंज हो रही है और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड टेम्परेचर। अब मैस के साथ हमने डेल्टा क्यों नहीं लिखा, मैस तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ किसने चेंज होना है, हीट ने और टेम्परेचर ने, तो इसलिए डेल्टा का साइन हमने हीट के साथ लिखा है और टेम्परेचर के साथ लिखा है। मैस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ये कम होगा और ना ये ज्यादा होगा। ठीक है, सिर्फ हीट और टेम्परेचर पे इफेक्ट, जो इफेक्ट होगा। तो बच्चा हमने क्या करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करना है, खत्म करना है। तो हम इसको सिंबल को खत्म करेंगे, साथ इक्वल का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। सो डेल्टा क्यूब इज इक्वल टू, यस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म हो गया, इसकी जगह इक्वल का साइन आ गया, साथ एक कांस्टेंट, और आगे आपने सेम वही टर्म लिख देनी है, m डेल्टा t। ठीक है बच्चों, तो C क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को कहते क्या है, ठीक है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, C को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट